फिल्म की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर कॉनी के साथ, जो एक वीडियो गेम में वर्चुअल प्लेन उड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बेचारा इतना बुरा पायलट होता है कि प्लेन सीधा क्रैश कर जाता है। तभी उसकी बेटी आती है और उसे याद दिलाती है कि आज उसका बर्थडे है और कॉनी ने प्रॉमिस किया था कि वो उसे बाहर ले जाएगा। जब कॉनी पूछता है कि उसे गिफ्ट में क्या चाहिए तो वो एक घोड़ा मांगती है। ये बात सुनते ही कॉनी के चेहरे पर ऑकवर्ड स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल हालत देखकर ऐसा गिफ्ट देना नामुमकिन लगता है। कॉनी एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर में सेल्समैन है, जहां वो गैजेट्स, टीवी और अप्लायंसेस के बारे में काफी एक्सपर्ट है, लेकिन उसकी इनकम ज्यादा नहीं है। ऊपर से हाल ही में उसका डिवोर्स भी हो गया है, लेकिन वो हर हफ्ते अपनी बेटी से मिलने जाता रहता है। जब वो अपनी बेटी को एक्स वाइफ के घर छोड़ता है, तब हम मिलते हैं मिलो से, जो उसकी एक्स वाइफ का नया हस्बैंड है। मिलो एक अमीर पायलट है जिसके पास एक बड़ा फार्म है जहां घोड़े भी हैं, बिल्कुल वही चीज जिसके लिए कॉनी की बेटी सपने देखती है, पर कॉनी ये अफोर्ड नहीं कर सकता। इसी दौरान शहर के दूसरे कोने में एक अंधेरी पार्किंग गैरेज में एक बड़ी क्रिमिनल डील चल रही होती है। कुछ ड्रग डीलर एक बड़े डफेल बैग के साथ पहुंचते हैं जिसमें 30 किलो हाई ग्रेड नशा होता है। उनकी मीटिंग एक माफिया गैंग से होती है जो यह सौदा बिटकॉइन के जरिए करना चाहता है ताकि बैंकिंग सिस्टम की नजर से बचे रहें, लेकिन पुलिस पहले ही उनके पीछे लगी होती है। महीनों से उनके कॉल्स ट्रेस हो रहे होते हैं और हर मूव मॉनिटर किया जा रहा होता है। डील पूरी होने से पहले ड्रग सप्लायर्स बायर्स का पैसा वेरीफाई करने के लिए पहले सिर्फ 1 किलो का सैंपल देते हैं। बाकी के 29 किलो वे अपनी गाड़ी में लॉक करके रखते हैं ताकि कुछ गड़बड़ हो तो नुकसान कम हो। जब पुलिस यूनिट्स ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने निकलती हैं, तो क्रिमिनल्स को कुछ गलत एहसास हो जाता है। ड्रग सप्लायर्स तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ते हैं 29 किलो वापस सिक्योर करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही अंधेरे से एक अनजान शख्स सामने आता है। वह सीधे ड्राइवर के पास जाता है, एकदम शांत और सटीक तरीके से गोली चलाता है और ड्राइवर वहीं मर जाता है। अगले ही पल पूरे गैरेज में अफरा तफरी मच जाती है। इस हंगामे के बीच वही राजदार शूटर वह बैग उठाता है जिसमें 29 किलो नशा होता है और अपनी कार में रख देता है। उसी वक्त पार्किंग गैरेज में एक आम आदमी भी मौजूद होता है। वह पूरी गोलीबारी और चोरी अपनी आंखों से देखता है। पैनिक के बावजूद वह अपना फोन निकालता है और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। शूटर, जो पहले से ही हाइपर अलर्ट और पैरानॉइड होता है, तुरंत नोटिस कर लेता है कि कोई उसका वीडियो बना रहा है। 1 सेकंड में उसे समझ आ जाता है कि अगर यह फुटेज लीक हो गई तो उसका पूरा ऑपरेशन बर्बाद हो जाएगा। वह तुरंत अपनी डायरेक्शन बदलता है और विटनेस के पीछे दौड़ पड़ता है। अब फिल्म का मेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है। सीन कट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर पर, जहां कॉनी अपने कस्टमर को गैजेट्स के बारे में समझा रहा होता है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, ऑडियो आउटपुट, रिफ्रेश रेट, सब कुछ इतनी कॉमनली एक्सप्लेन करता है कि कस्टमर्स जेन्युइनली इम्प्रेस्ड होते हैं। स्टोर बंद होने के थोड़ी देर पहले एक डायना नाम की कस्टमर आती है। उसे हेडफोन चाहिए होते हैं। कॉनी उसे एक बेहतर मॉडल सजेस्ट करता है, कहता है कि डेसिबल आउटपुट और साउंड क्वालिटी दोनों सुपीरियर हैं और प्राइस भी अफोर्डेबल है। डायना उसके ऑनेस्ट सजेशन से खुश होती है और वही हेडफोन ले लेती है। स्टोर बंद होने के बाद मैनेजर कॉनी से एक फेवर मांगता है और कहता है कि एक कस्टमर को अर्जेंटली टीवी इंस्टॉल करवाना है। कॉनी हमेशा की तरह बिना सोचे हाँ कर देता है। वह अपना टूल किट लेकर कस्टमर के घर पहुंचता है। वह कहती है कि टीवी का पूरा सेटअप भी कर देना, फिर वह किसी काम से बाहर चली जाती है। कॉनी अपने हेडफोन पहनकर काम में लग जाता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि इसी घर के दूसरे कमरे में मौत का खेल चल रहा है। यह उसी आदमी के घर में होता है जिसने गैरेज का पूरा सीन रिकॉर्ड किया था। शूटर उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया है। कॉनी के पीछे खड़ा होकर वह शूटर उस आदमी को गोली मार देता है और फिर वहां से भाग जाता है। मरने से पहले वह आदमी अपना मोबाइल फोन छिपाकर रख देता है, ऐसी जगह पर जहां कोई तुरंत नहीं ढूंढ सकता। यही फोन बाद में कॉनी के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है। कॉनी बेचारा बिल्कुल अनजान अपना इंस्टॉलेशन का काम फिनिश करता है, हेडफोन उतारता है, टूल्स पैक करता है और निकलने के लिए घर के अंदर से गुजरता है। तभी उसकी नजर मरे हुए आदमी पर पड़ती है। कॉनी एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे, कॉल करे, भागे या बस खड़ा रहे। इसी बीच सिसिलिया वापस घर आ जाती है। वह अंदर आती है और अपने हस्बैंड को मरा हुआ देखती है, जबकि कॉनी उसके पास खड़ा होता है। कुछ मिनट में पुलिस आ जाती है और कॉनी को अरेस्ट कर लेती है। कॉनी बार बार समझाता है कि वह बस टीवी इंस्टॉल करने आया था, लेकिन वह पुलिस का प्राइम सस्पिशन बन जाता है। घर में फोर्स एंट्री का कोई साइन नहीं होता और उस वक्त घर में और कोई था भी नहीं। पुलिस बिना ज्यादा सोचे समझे उसे कस्टडी में ले लेती है। कोर्ट उसके लिए एक पब्लिक डिफेंडर अपॉइंट करता है जो क्लियरली काम के बोझ से परेशान और कॉनी की कहानी पर शक में है। हर प्रूफ कॉनी के खिलाफ जाता है। क्रिमिनल रिकॉर्ड 0 होने के बावजूद उसे ट्रायल का इंतजार करने के लिए जेल भेज दिया जाता है। उसकी जिंदगी एक पल में पूरी तरह तबाह हो जाती है। कॉनी एक शरीफा आदमी होता है और जेल के झील माहौल में उससे सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है।
कॉनी को लॉन्ड्री की ड्यूटी मिलती है। वहीं उसकी मुलाकात दो और कैदियों नरेंद्र और मूसा से होती है। दोनों जेल से भागने की एक योजना बना रहे होते हैं। उनका प्लान था वॉशिंग मशीनों के पीछे बने एक टनल के जरिए भागना और किसी पायलट की मदद से देश छोड़ देना। कॉनी चुपकर उनकी बातें ध्यान से सुनता है। धीरे धीरे उसे प्लान की सारी डिटेल्स, जैसे कौन कब निकलेगा, टनल कहां तक जाता है और फ्लाइट का शेड्यूल क्या है, सब पता चल जाता है। अपने वकील से मीटिंग के दौरान कॉनी उसे एक इंपॉर्टेंट बात बताता है कि उस मरे हुए आदमी ने मरने से पहले किसी फोन का जिक्र किया था। वकील एविडेंस लॉग चेक करता है पर वहां कोई फोन लिस्टेड ही नहीं था। ये सुनकर कॉनी की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है, लेकिन वह फैसला कर लेता है कि वह टनल का इस्तेमाल करके जेल से भागेगा और वह फोन ढूंढ कर लाएगा। लॉन्ड्री रूम में जब कुछ देर के लिए गार्ड नहीं होता, कॉनी मौका देखकर टनल में घुस जाता है। वह तंग अंधेरी टनल में क्रॉल करके आगे बढ़ता है और आखिरकार बाहर निकल आता है। बाहर निकलकर वह कपड़े बदलता है और सीधे सिसिलिया के घर पहुंचता है। वह घर के अंदर हर जगह फोन ढूंढता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी सिसिलिया वापस आ जाती है। वह कॉनी को देखकर चौंक जाती है। कॉनी उससे समझाता है कि उसके हस्बैंड ने मरने से पहले फोन का जिक्र किया था और मुझे लगता है उस फोन में कुछ एविडेंस हैं। वह कहता है कि अगर फोन मिल जाए तो मुझसे संपर्क करना, और फिर वह तुरंत टनल के जरिए वापस जेल लौट जाता है। लेकिन वह बहुत गलत समय पर टनल से निकलता है। लॉन्ड्री रूम में नरेंद्र और मूसा मौजूद होते हैं और वे कॉनी को अपने टनल से निकलते हुए देख लेते हैं। दोनों ये देखकर गुस्से से पागल हो जाते हैं। कॉनी बचने के लिए सीधे वॉशिंग मशीन के अंदर घुस जाता है। मूसा बिना समझे मशीन का ढक्कन बंद कर देता है और वॉश साइकिल शुरू कर देता है। कॉनी मशीन के अंदर घूमने लगता है और उसे सांस लेना मुश्किल होने लगता है। जब कॉनी बेहोशी के करीब होता है तब नरेंद्र मशीन बंद करके उसे बाहर निकाल लेता है। फिर उन्हें कॉनी के कमरे में एक फोटो मिलती है जिसमें कॉनी की एक्स वाइफ अपने नए हस्बैंड के साथ होती है। कॉनी ने उसका चेहरा पहचानने लायक नहीं छोड़ा होता, इसलिए उन्हें लगता है कि कॉनी ही पायलट है और वह उनके एस्केप प्लान में मदद कर सकता है। वे दोनों कॉनी से डील करते हैं कि अगर वह पायलट के तौर पर उनकी मदद करेगा तो वे उसे भी अपने भागने की योजना में शामिल कर लेंगे। कॉनी मजबूरन हाँ बोलता है क्योंकि यह ही उसका एक मौका है अपनी बेगुनाही साबित करने का। दूसरी तरफ सिसिलिया अभी भी फोन ढूंढ रही होती है। एक शाम जब वह थक कर बिस्तर पर लेटी होती है, उसकी नजर सीलिंग के लाइट फिटिंग पर पड़ती है और वहां उसे कुछ चीज नजर आती है। वह बिस्तर पर खड़ी होकर देखती है तो उसे वहां से एक फोन मिलता है। वह फोन चार्ज पर लगाती है। तभी डिटेक्टिव हेलेना वहां आ जाती है। जैसे ही दोनों केस के बारे में बात कर रहे होते हैं, फोन अपने आप टीवी से वायरलेस कनेक्ट हो जाता है और उस दिन की वीडियो चलने लगती है। वीडियो में जो शूटर होता है वह असल में हेलेना निकलती है, लेकिन जैसे ही हेलेना पलटकर टीवी की तरफ देखती है, स्क्रीन पर उसके परिवार की तस्वीरें चलने लगती हैं। सिसिलिया मोबाइल के बारे में हेलेना को कुछ नहीं बताती। जैसे ही हेलेना वहां से जाती है, सिसिलिया तुरंत कॉनी से संपर्क करती है और उसे पूरा सच बता देती है। ये सुनते ही कॉनी फैसला कर लेता है कि वह अपनी बेगुनाही के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट का असली चेहरा भी सबके सामने लाएगा। इधर नरेंद्र और मूसा का एस्केप प्लान भी समय से पहले एक्टिवेट हो जाता है। तीनों टनल के जरिए भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार सिक्योरिटी सिस्टम उन्हें पहले ही डिटेक्ट कर लेता है। पूरे शहर में अलर्ट जारी हो जाता है। सेसिलिया किसी तरह वीडियो एविडेंस कॉनी तक पहुंचा देती है, लेकिन हेलेना उन्हें ट्रैक कर लेती है और पुलिस की गाड़ी में उनका पीछा करने लगती है। तभी मूसा गोली चलाकर उसकी गाड़ी का टायर उड़ा देता है। इससे वह वहां से सेफली बचकर निकल जाता है और सीधा एयरपोर्ट तक पहुंचता है। हेलेना कॉल करके डिपार्टमेंट से बैकअप मंगवाती है। उधर कॉनी प्लेन के कॉकपिट में चला जाता है, लेकिन उसे जहाज चलाना बिल्कुल नहीं आता। घबराकर वह प्लेन की विंडो से छलांग लगा देता है और एयरपोर्ट की तरफ भाग जाता है। वहां हम डायना को देखते हैं, वही हेडफोन वाली कस्टमर। पता चलता है कि वह असल में एक अंडरकवर कॉप है और हेलेना की जूनियर है, लेकिन उसे पूरा यकीन होता है कि कॉनी बेगुनाह है। इसी दौरान हेलेना एयरपोर्ट पर कॉनी को देख लेती है और सीधा उस पर गोली चला देती है। गोली लगने से कॉनी जख्मी हो जाता है और उसे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाता है। हेलेना अपने पुलिस एक्सेस का फायदा उठाकर अस्पताल के रूम में घुस जाती है और कॉनी को इंजेक्शन देकर मारने की कोशिश करती है, पर डायना वक्त पर पहुंच जाती है। उसकी आवाज सुनते ही हेलेना छुप जाती है। डायना अंदर आती है और कॉनी के हाथ पर जहरीला इंजेक्शन देखकर सब समझ जाती है। वह अपनी गन निकालकर वॉशरूम की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी हेलेना अचानक उस पर हमला कर देती है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिर में हेलेना डायना की गन से खुद को शूट कर लेती है। गोली की आवाज सुनकर एक और पुलिस ऑफिसर वहां आ जाता है, तो हेलेना उसे भी डायना की गन से मार देती है ताकि सबको लगे कि यह सब डायना ने किया है। लेकिन तभी कॉनी किसी चीज से हेलेना के सिर पर मार देता है और वह बेहोश हो जाती है। डायना और कॉनी वहां से भाग जाते हैं। हेलेना फिर पुलिस
चीफ को मैनिपुलेट करती है और पूरी फोर्स को कॉनी और डायना के खिलाफ सेट कर देती है। वे दोनों रात इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर में छुपे रहते हैं। फिर डायना कॉनी के जख्म साफ करती है। उसी वक्त कॉनी को एक चीज याद आती है कि टीवी के मदरबोर्ड में स्ट्रीम्ड कंटेंट सेव हो जाता है। इसका मतलब यह था कि वह वीडियोस टीवी की मेमोरी में अब भी सेव होंगी। वे दोनों सेसिलिया के घर जाते हैं और जैसे उसने सोचा था वीडियो अब भी वहां है, लेकिन मसला यह होता है कि उसका फोन टूट गया था और कॉपी करने का कोई रास्ता नहीं होता। बेचैनी की हालत में दोनों टीवी उठाकर अपने वकील हंसा को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि असल में उनका वकील ही हेलेना के साथ मिला हुआ है। वे हंसा को एक बैग लाते देखते हैं और डायना तुरंत समझ जाती है कि उस बैग के अंदर ड्रग्स हैं, लेकिन कंफर्म करने के लिए उन्हें और पास जाना पड़ता है। कॉनी अभी हेलेना और हंसा की पार्टनरशिप समझने की कोशिश ही कर रहा होता है कि तभी डायना सब कुछ साफ कर देती है। हंसा अपने क्रिमिनल क्लाइंट्स की डिटेल्स हेलेना को देता है। फिर हेलेना उन्हीं पर रेड करवाकर उनका माल चुरा लेती है और बाद में वे दोनों मिलकर उसे ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। मूव करने के लिए वो लोग एक की कार्ड चुरा लेते हैं। डायना गार्ड बनकर खड़ी होती है और कॉनी चुपके से अंदर घुस जाता है। थोड़ा आगे जाकर वो देखता है कि एक बड़ी डील चल रही है बड़े ड्रग डीलर्स के साथ। दोनों टीवी खींचते हुए फ्रंट डेस्क तक ले जाते हैं। वहां से वो जानबूझकर पुलिस को कॉल करते हैं। इधर पुलिस चीफ हेलेना को कॉल करता है और रेड के बारे में बताता है। मीटिंग के बीच में हेलेना एक कॉल उठाती है जिसमें चीफ कहता है कि वह कॉनी के पीछे जा रहा है। यह सुनते ही हेलेना घबरा जाती है और तुरंत कहती है कि वह खुद वहां आ रही है। कुछ देर बाद वह मीटिंग छोड़कर सीधे बाहर निकल जाती है। बाहर वह पुलिस से मिलती है और उन्हें गलत दिशा में भेज देती है, लेकिन तभी जोसेफ पीछे से आ जाता है और डायना को मौका मिल जाता है उसे टीवी हैंडओवर करने का। लेकिन जैसे ही एलिवेटर खुलता है, मूसी निकलता है और बिना चेतावनी दिए सीधे गोली चला देता है। स्क्रीन रेलिंग से टकराकर टूट जाती है। मूसी गुस्से से पागल हो जाता है क्योंकि कॉनी ने उसका पैसा बर्बाद कर दिया था। हेलेना का पुलिस को डील से दूर ले जाने का प्लान फेल हो जाता है जब एक पुलिस वाला दूर से कॉनी को देख लेता है और उसकी तरफ बढ़ जाता है। इसी बीच हस्सा ऊपर अपनी डील खत्म करके नीचे आ रहा होता है। उसे नीचे के हंगामे का कोई अंदाजा नहीं होता। कॉनी सीधे उसके पीछे भागता है। डायना को पुलिस पकड़ लेती है और चीफ फिर उसे झूठी समझकर उसके खिलाफ हो जाता है। कॉनी आखिर हस्सा को पकड़ लेता है और उसे जमीन पर गिरा देता है, लेकिन जैसे ही हस्सा गन निकालता है कॉनी जम जाता है और पीछे हट जाता है। हस्सा मुस्कुराता है, कैश का बैग उठाता है और निकलने ही वाला होता है कि तभी पुलिस पहुंच जाती है और उसे पकड़ लेती है। हस्सा चिल्लाता रहता है लेकिन बैग वहीं गिर जाता है। कॉनी बैग उठाता है और निकल जाता है। तभी मूसी की आवाज आती है। बिना सोचे कॉनी बैग उसकी तरफ फेंक देता है और अपना वादा निभाते हुए चोरी का पैसा वापस कर देता है। इसी दौरान डायना अफसरों से लड़ रही होती है, चिल्लाते हुए कहती है कि उसके पास हेलेना के खिलाफ सारे सबूत हैं। हेलेना शांत रहती है और सीधे टेसर चला देती है जब तक डायना बेहोश नहीं हो जाती। ये सब देखकर चीफ को शक होने लगता है। कॉनी चुपके से टीवी स्क्रीन उठाता है और निकल जाता है। वो एक कमरे में जाता है और एक स्टाफ मेंबर की मदद से टीवी की हार्ड ड्राइव को एलिवेटर की स्क्रीन से कनेक्ट कर देता है। जोसेफ पहले से ही थोड़ा शक में था, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से वो वीडियो देखा तो उसने बिना देर किए हेलेना के हाथ में हथकड़ी डाल दी। जब हेलेना को ले जाया जा रहा होता है, रेडियो पर रिपोर्ट आती है कि अब वो प्राइम सस्पेक्ट है। ड्रग माफिया, वकील और हेलेना सभी पुलिस की कस्टडी में होते हैं। चीफ डायना से माफी मांगता है कि उसे पहले ही उसकी बात मान लेनी चाहिए थी और कॉनी को बेकसूर साबित कर दिया जाता है। वो घोड़े पर बैठकर अपनी बेटी से मिलने जाता है, लेकिन उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। थोड़ी देर में वो घोड़े से कूद जाता है और बाकी बच्चे डर जाते हैं। जब वो जूलिया से कहता है कि घोड़ा उसने सिर्फ उधार लिया था, तो वो मुस्कुराती है, उसे गले लगाती है और अपनी दोस्त के पास लौट जाती है। डायना उसके पास आती है, दोनों पेड़ की छांव में बैठते हैं और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। देखने के लिए धन्यवाद।